गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मैकमिलन समरी सीरीज में मैं जिस मुद्दे पर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरी पर हमारी बातचीत होगी। आप में से जिनका भी बीकॉम या कॉमर्स या ऐसा कोई इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है, वो सारे बैंकर, सारे हमारे मित्र इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल, इसको समझना बहुत आवश्यक है इत्मीनान से। अगर आप मैकमिलन समरी देखेंगे तो मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी में आपको बहुत सारी यूनिट में समरी बहुत कम दिखाई देगी, यानी वो इतनी कम समरी है कि उनसे पूरा टॉपिक तैयार नहीं हो पाएगा। इसकी वजह बस इतनी है क्योंकि वो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट और इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि उनको समरी से कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वहां पर समरी बहुत कम दी गई है। जिन टॉपिक्स पर, जिन यूनिट्स पर समरी नहीं है, हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश है, मेरी तरफ से, कि मैं उस पर अलग से आपसे लाके बातचीत करूं, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मेरी चर्चा हो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से तैयार हो जाए विधिवत तरीके से। यही कारण है कि जहां पर समरी बहुत कम है या नहीं है, वहां पर मैं अपनी तरफ से आपसे अलग अलग लाके टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज हम बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम पर बातचीत करेंगे। बॉन्ड प्राइसिंग थ्योरम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम मार्केट में आपको मॉड्यूल डी में दिखाई देगा। ये 4 थ्योरम है जो आपके सिलेबस में, इन पर एक एक करके हम बातचीत करते हुए चलेंगे। लेकिन उसके पहले बॉन्ड की प्राइसिंग को समझेंगे क्या है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में बॉन्ड थ्योरम से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं बहुत इत्मीनान से रिलैक्स होकर आपको बता रहा हूं, रिलैक्स होकर आपको समझना है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सबसे पहले बॉन्ड की थ्योरम को समझने के पहले, प्राइसिंग थ्योरम को समझने के पहले हमें बॉन्ड की प्राइसिंग समझनी होगी। बॉन्ड की प्राइसिंग कैसे होती है, ठीक से समझिएगा। क्लियर है? बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन बनते हैं तो कठिन क्वेश्चन इस पर बनेंगे, अमूमन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बॉन्ड की पहले प्राइसिंग समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले होता है बॉन्ड की फेस वैल्यू। बॉन्ड की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उस बॉन्ड पर वैल्यू लिखी हुई है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉन्ड आपने परचेज किया, उस पर लिखा हुआ है 100 रुपए, तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपए, जो उस पर लिखी हुई प्राइस है। जैसे मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वो उसकी क्या है? फेस वैल्यू है। क्लियर हो गई? तो फेस वैल्यू का मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। अब इस बॉन्ड को अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको कितने में मिलेगा? 100 रुपए में। मतलब अगर फेस वैल्यू पे मिलता है तो फेस वैल्यू का मतलब जो उस पर लिखा है। यदि वो फेस वैल्यू में मिल रहा है तो इसका मतलब वो 100 रुपए का आपको मिल जाएगा। अभी कितने का मिलेगा वो बात की बात है, फेस वैल्यू का मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न का मतलब यहां पर है इंटरेस्ट रेट से। रिटर्न का मतलब क्या है बाबू? यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलने वाला है, या कितने इंटरेस्ट रेट पर ये बॉन्ड इशू किया जा रहा है। बॉन्ड मार्केट में आपको याद रखना है, इंटरेस्ट रेट को ही हम कूपन रेट कहते हैं। तो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट बोथ आर सेम, दोनों ही शब्द एक ही हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे उसको इंटरेस्ट रेट बोल दें, चाहे कूपन रेट बोल दें। मान ले इस बॉन्ड को खरीदने में, ध्यान समझिए, हमें जो रिटर्न मिलेगा या जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो मान लेते हैं 10% मिलेगा। क्लियर है? यानी अगर मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं तो मुझे इस पर जो ब्याज मिलने वाला है वो 10% मिलेगा। अभी हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे 10% का ब्याज इस पर मिलेगा। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू रिटर्न समझ में आ गया। अगर मैं बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैंने बॉन्ड पर 100 रुपया परचेज किया, 100 रुपए का खरीदा, एनुअली रिटर्न मुझे मिलेगा, तो जब मैं इसे रिडीम करने जाऊंगा तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए हुआ, मुझे 110 रुपए वहां पर वापस मिल जाएंगे। अगला है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड की प्राइस। अब समझिए, बॉन्ड की प्राइस का क्या मतलब होता है। जरूरी नहीं कि बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू पर ही बेचा जाए। जैसे अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए और बॉन्ड 100 रुपए पर ही बेच दिया गया, यानी अपनी फेस वैल्यू पर ही बेचा गया, तो इसको हम कहते हैं पार वैल्यू या एट पार वैल्यू, दोनों एक बात है। इसको हम क्या कहते हैं? पार वैल्यू या एट पार वैल्यू। पार वैल्यू, एट पार वैल्यू। अगर बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेचा गया, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड था, अगर ये 100 रुपए से ज्यादा पर, यानी अगर ये 110 रुपए में बेचा गया, तो इसी को हम कहते हैं कि बॉन्ड प्रीमियम वैल्यू पर बिका है। किस पर बिका है? प्रीमियम वैल्यू पर बिका है। क्लियर है? अगर बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से कम पर बिका, 100 रुपए की बॉन्ड है, कीमत है, और अगर ये 90 रुपए में ही मार्केट के अंदर बिका, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट वैल्यू पर बिका है। किस पर बिका है? ये डिस्काउंट वैल्यू पर गया है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बॉन्ड का ये जरूरी नहीं कि बॉन्ड जो फेस वैल्यू उसी पर बिके। बॉन्ड की प्राइस का मतलब है कि बॉन्ड बिक कितने में रहा है। तो बॉन्ड अगर अपनी फेस वैल्यू पर ही बिका तो इसको हम कहते हैं एट पार वैल्यू या पार वैल्यू। बॉन्ड अगर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर आप खरीद रहे हैं
तो वो कहलाएगा प्रीमियम वैल्यू पर आपने खरीदा। अगर उससे कम वैल्यू पर आप खरीदे तो इसका मतलब उस बॉन्ड पर आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, आपने उसको डिस्काउंट वैल्यू पे परचेज किया। अब बॉन्ड में जो होता है वो होता है यील्ड। अब बॉन्ड का यील्ड क्या होता है भैया? बॉन्ड का यील्ड किसको कहते हैं? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट यानी जो रिटर्न है वो उसकी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो यील्ड है वो बॉन्ड की प्राइस पर कैलकुलेट होता है। जो यील्ड है वो किस पर कैलकुलेट होगा भैया? बॉन्ड की प्राइस पर कैलकुलेट होगा, जिस प्राइस पर आपने खरीदा है। यील्ड का मतलब होता है कि फाइनली उस बॉन्ड पर इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न कितना मिलेगा, अंततः आपको क्या मिलेगा, वो उसका क्या कहलाता है? यील्ड कहलाता है। तो यील्ड को आपको समझना है, यील्ड हमेशा किस पे होगा ये आपको याद रखना, यील्ड हमेशा होगा बॉन्ड की प्राइस पर। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आपने कोई चीज फेस वैल्यू पर ना खरीद के फेस वैल्यू से ज्यादा पे करना पड़ गया आपको। क्लियर है? बॉन्ड की प्राइस तब मार्केट में ज्यादा होती है जब बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होती है। मान लेते हैं उस बॉन्ड की डिमांड ज्यादा थी और आपने उसको 100 रुपए पे ना खरीद के 110 रुपए पे खरीदा। आपको ब्याज तो 10% मिलने वाला है जो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। आपने आप ऐसे समझे, किसी चीज को आपने उसकी वास्तविक प्राइस से ज्यादा खरीदा और ब्याज हर केस में आपको 10% मिलेगा, यानी आपको जितना पे करना था उससे आपने ज्यादा पे किया, तो आपको अंततः रिटर्न कम मिलेगा ना। लेकिन अगर किसी चीज को आपने फेस वैल्यू से कम पर परचेज किया तो इसका मतलब आपको वो सस्ता मिल गया और उस सस्ती वस्तु पर भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम डिस्काउंट पर कोई बॉन्ड बेचा गया, इस पर कितना यील्ड मिलेगा, तो अगर हम इसे निकालें तो हम ऐसे निकालेंगे ना, ब्याज कितना मिल रहा है? 10 डिवाइडेड बाय 90, कितने पर मिल रहा है? 10%, 90 रुपए पर मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको फेस वैल्यू पर मिलता है, लेकिन आपकी जो प्राइस है, आप जितने में बॉन्ड खरीद रहे हो वो तो 90 रुपए का खरीद रहे हो ना, तो आपको 10% ब्याज मिल रहा है। जो मिलेगा कितने पर? आपके 90 रुपए पे ही 10% का ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको जो फाइनल मिलेगा वो कितना मिलेगा? नो नो, लगभग लगभग 11% के आसपास मिलेगा। 11.11 या 11.12 के आसपास आएगा। 11.10% लिख रहे हैं, 11.11 ऐसे कुछ आएगा। इतना आपको यील्ड मिलेगा। लेकिन और अगर आपने फेस वैल्यू पर ही खरीदा भैया तो फिर आपको 10% का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू पर 10% का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी चीज के लिए ज्यादा कीमत पे की है तो आपको 110 रुपए पे, यानी अगर प्रीमियम वैल्यू पर होगा तो कितना आपको मिलेगा? तो आपने उसी चीज के लिए ज्यादा पेमेंट किया है। क्लियर है? तो आपको लगभग लगभग यहां पर कितना मिल जाएगा? 11 और 9, लगभग लगभग 9.10 इसके आसपास मिलेगा। देख लीजिएगा जो भी मिल रहा हो, मैंने बिना कैलकुलेशन के यहां पर लिख दिया। मोटे मोटे तौर पर लगभग 9% के आसपास आपको मिलेगा। क्यों आपको यहां पर कम मिल रहा है? और अगर फेस वैल्यू पर लेंगे तब तो भैया 10% मिलेगा। फेस वैल्यू पर कितना मिल जा रहा है? 10% का मिल जा रहा है। तो आपको जब आप फेस वैल्यू ज्यादा पे करो, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे करोगे, अगर किसी चीज को आप महंगा परचेस करोगे तो आपको ब्याज तो उतना ही मिल रहा है ना, लेकिन आपको उसके लिए कीमत ज्यादा पे करनी पड़ गई, तो आपका जो फाइनल रिटर्न होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज तो फिक्स है 10%। लेकिन अगर आपने उसके लिए वैल्यू कम पे की है, आपने कीमत कम पे की और आपको ब्याज 10% उस पर मिल रहा है जिसके लिए आपने कीमत कम पे की है, तो आपको जो फाइनल यील्ड होगा वो ज्यादा मिलेगा। क्लियर? तो यील्ड का मतलब होता है जो अंततः आपको मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पर, उस बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करने से। तो फेस वैल्यू क्या है, रिटर्न क्या है, बॉन्ड प्राइस क्या है, यील्ड क्या है, ये बात समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है आपके फेस वैल्यू पर, जबकि बॉन्ड का जो यील्ड होता है वो कैलकुलेट होता है बॉन्ड की प्राइस पर। अब अगर ये समझ में आ गया तो आते हैं बॉन्ड के थ्योरम पर। एक एक करके सारे थ्योरम को समझते चलते हैं। यहां तक की चर्चा क्लियर है? आप सभी मुझे बता दें, यहां तक की बात क्लियर है भैया? क्लियर है सबको? तो आते हैं एक एक करके सारे थ्योरम पर। थ्योरम नंबर 1, 3 और 4 ये आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरम नंबर 2 पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है? द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है विपरीत संबंध। विपरीत का मतलब होता है किसी एक के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना, किसी एक के कम होने से दूसरी चीज का कम हो जाना। क्या कहा जा रहा है? द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी। क्लियर है इतनी बात? कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉन्ड है मार्केट में, जो बॉन्ड है मान लेते हैं वो 5% के ब्याज पर मुझे मिल रहा है, यानी अगर मैं उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे 5% का ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक मुझे 6% का ब्याज दे रहा है। यानी जो बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बाजार में मिल रहा है। बैंक मुझे 6% का ब्याज दे रहा है,
तो जब बैंक मुझे 6% का ब्याज दे रहा है और बॉन्ड मुझे 5% का ब्याज दे रहा है, तो मैं बैंक में रखूंगा पैसा अपना ना, यानी मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मैं डिमांड नहीं परचेज करूंगा। इससे डिमांड की जो उसकी बॉन्ड की जो डिमांड डिमांड नहीं परचेज करूंगा, मैं बॉन्ड परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि बॉन्ड बैंक की तुलना में मुझे ब्याज कम दे रहा है, वो भी पूरा पूरा 1%। बैंक यानी मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करने से मुझे 5% मिल रहा है। तो मैं बॉन्ड की डिमांड क्यों करूंगा जब मुझे वहां जो है उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना मुझे बैंक में मिल रहा है। तो मैं सारा इन्वेस्टमेंट बैंक में करूंगा, तो मैं बॉन्ड की डिमांड नहीं करूंगा। तो जब मैं बॉन्ड की डिमांड कम करूंगा, तो बॉन्ड की प्राइस धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम, क्योंकि जब बॉन्ड की डिमांड कम होगी तो प्राइस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैंक में ब्याज दर ज्यादा मिला। बैंक का ब्याज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, बाजार में बॉन्ड की प्राइस क्या होती चली जाएगी, उतनी कम। लेकिन अगर इसके विपरीत हो, मुझे बॉन्ड दे रहा है 6% का ब्याज और बैंक मुझे दे रहा है 5% का ब्याज, यानी बॉन्ड अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे हर 100 रुपए पे 6% का ब्याज मिलेगा, 6 रुपए का ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक मुझे उसकी तुलना में 5% का ब्याज दे रहा है। तो मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय कहां इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझूंगा, बॉन्ड में। तो जब क्योंकि बॉन्ड में मुझे ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो मैं बॉन्ड की डिमांड करूंगा क्या, ज्यादा। जब बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी उसकी धीरे धीरे क्या होगी, ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे बाकी जगहों पर ब्याज कम मिल रहा था, क्योंकि बैंक मुझे ब्याज कम दे रहा था। तो बैंक का ब्याज जैसे कम हुआ, बॉन्ड की प्राइस क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसीलिए जब बॉन्ड की प्राइस और इंटरेस्ट रेट का हम जो है रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये विपरीत संबंध निकल के आता है, इनवर्स रिलेशनशिप। इंटरेस्ट अगर कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। थ्योरम नंबर 2, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन। अभी पीछे पढ़ा कि इंक्रीज होगी बॉन्ड की प्राइस तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा बाई अ सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित परसेंट से, यानी जब एक निश्चित परसेंट से ब्याज दर कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। ये तो आसान है, इसके बाद की लाइन समझिएगा। इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन इट्स प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप बाय द सेम परसेंटेज। तो ये क्या कह रहा है, इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन द सेम इट्स प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन सेम परसेंटेज। तो अगर सेम परसेंट से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय अ सर्टेन परसेंटेज। अगर एक सर्टेन परसेंट से बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन द प्राइस। और ये जो बॉन्ड की प्राइस का बढ़ना है, ये उस ज्यादा होगा उस केस में जब आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और बॉन्ड की प्राइस कम होगी। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं, इस स्टेटमेंट को ठीक से आपको समझ के रख समझिए। एक पेज लेते हैं और इसको इत्मीनान से समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड है, एक है हमारा बॉन्ड ए और एक है हमारा बॉन्ड बी। क्लियर है। मान लेते हैं कि बॉन्ड की जो प्राइस है ये है 100 रुपए, और यहां पर भी जो बॉन्ड की प्राइस है ये है 100 रुपए। ठीक है भैया। इस पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लेते हैं 12% है, इस पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लेते हैं 12% है। मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, जो मतलब बॉन्ड में मुझे 12% का ब्याज मिल रहा है, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, एक एक करके इसको ध्यान से समझते चलिएगा भैया। मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मान लेते हैं 12% है, और यहां पर मार्केट का भी मान लेते हैं 12% है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, अगर मान लेते हैं मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके हो गया 10%। क्लियर है, ध्यान से की बात को समझिएगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार का कम होता है, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार का कम होगा, या पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसका हो गया 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पहले बॉन्ड की प्राइस थी वो कम होके कितनी होगी, 98 रुपए। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो बॉन्ड की प्राइस होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो बॉन्ड की प्राइस थी 100 रुपया, मुझे बॉन्ड पर 12% का इंटरेस्ट मिल रहा था, और 12% किसका था, आपका पहले 12% यही था, क्या नाम है, 12% इसका रेट था। लेकिन अब इसका रेट कितना बढ़ के हो गया, 14% हो गया।
तो अगर मुझे मार्केट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, बैंक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा बॉन्ड की प्राइस से, तो मैं बॉन्ड की डिमांड कम करूंगा, डिमांड कम करूंगा तो प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी कितनी होगी 98 रुपए। अब यहां पर देखो भैया, ये तो तब हुआ जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की बजाय कम होके कितना हो गया 10% हो गया, बढ़ने की बजाय कम होके क्या हो गया 10% हो गया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ध्यान समझिएगा, पहले 12% था अब 10% हो गया, तो मार्केट का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा और बॉन्ड मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं बॉन्ड की डिमांड ज्यादा करूंगा, और जब मैं बॉन्ड की डिमांड ज्यादा करूंगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई 100 से 105 हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो फिर से समझाता हूं, प्राइस दोनों की 100 रुपए, बॉन्ड ए बॉन्ड बी, दोनों पर ब्याज 12-12% का मिल रहा है, दोनों पर मान लेते हैं इस समय मार्केट रेट 12-12% का है, लेकिन इस वाले बॉन्ड पर जो मार्केट रेट है वो बढ़ के कितना हो गया 14% हो गया, यानी बाजार यानी बैंक मुझे ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो और मार्केट मुझे बॉन्ड पे 12% ही मिल रहा है, तो मैं बैंक में ज्यादा जमा करूंगा, बॉन्ड क्यों डिमांड करूंगा, तो बॉन्ड की डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, क्या होगी 98 रुपए हो गई। लेकिन इस वाले बॉन्ड पर जो मार्केट रेट है वो 12% से कम होकर 10% हो गया, तो जब भैया 12% से कम होकर 10% हो गया और बॉन्ड मुझे ज्यादा ब्याज दे रहा है, मार्केट अब मुझे कम दे रहा है, तो मैं बॉन्ड परचेस करूंगा क्योंकि बॉन्ड मुझे ज्यादा ब्याज देगा, तो मैं बॉन्ड की डिमांड ज्यादा करूंगा, बॉन्ड की डिमांड ज्यादा करूंगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ के क्या हो जाएगी 105 रुपए। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सेम परसेंट से ही ब्याज कम और ज्यादा हुआ है, 2% से ब्याज बढ़ा है, 2% से ब्याज कम हुआ है, यही तो हुआ है, लेकिन जो प्राइस कम हुई है उसकी तुलना में प्राइस बढ़ी ज्यादा है, यानी प्राइस में कमी खाली 2 ही रुपए की आई, लेकिन जब प्राइस बढ़ा यानी बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो प्राइस में कमी आ रही है वो खाली 2 ही रुपए की आ रही है, जबकि इंटरेस्ट रेट के कम होने से जो प्राइस में बढ़ोतरी आ रही है, बॉन्ड की प्राइस, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहा है और मुझे बॉन्ड 12% दे रहा है, तो बॉन्ड के प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 105 रुपए हो रही है। यही यहां पर ये थ्योरम कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है भैया कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, जो बॉन्ड की प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ के 105 रुपए हो गई 100 रुपए की बजाय, वो क्या होगा इज ग्रेटर देन, वो ज्यादा होगा, यानी बॉन्ड की जो प्राइस की बढ़ोतरी होगी वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में, इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन इट्स प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप बाय सेम परसेंटेज। तो क्या है भैया यहां पर क्लियरली क्या कहा जा रहा है, उससे ज्यादा होगा जब प्राइस डिक्रीज होगी क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका ब्याज बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है कि जब असल में ब्याज बढ़ेगा तो इस बॉन्ड की प्राइस कम होगी, लेकिन इसकी तुलना में जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से तो वो ज्यादा होगा, वो ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि ध्यान से समझो, अगर इस बॉन्ड की प्राइस ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये डिमांडेबल बॉन्ड है, इसकी डिमांड ज्यादा हो रही तभी तो ये प्राइस बढ़ पा रहा है, और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस गिरने की बजाय तुलनात्मक रूप से अगर इससे तुलना करेंगे तो उसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है। ये कह रहा है आपका थ्योरम नंबर 2। क्लियर हो गई इतनी बात भैया, यहां तक की चर्चा क्लियर है? ये थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, the increase in the price of bond when the interest rate goes down certain percentage, प्राइस जो है बॉन्ड की वो इंक्रीज होगी जब इंटरेस्ट रेट 1% से डाउन होगा और वो ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन, यहां पर यही कहा गया। यहां पर देखिए आप इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ के 105 रुपए हो गई, वो ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा, द डिक्रीज इन इट्स प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप, द डिक्रीज इन प्राइस, द डिक्रीज इन प्राइस व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज अप, इससे ज्यादा होगा जब प्राइस आपका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डिमांडेबल बॉन्ड है तो उसकी प्राइस तेजी से बढ़ती है। क्लियर हो गया, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों बातें क्लियर हो गई। मैं बहुत इत्मीनान से आपको समझाता चल रहा हूं, मजे से समझते चलिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। क्या कहा जा रहा है, लॉन्गर द टर्म ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड हायर विल इट्स प्राइस सेंसिटिविटी, बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी ज्यादा होगी प्राइस सेंसिटिविटी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। क्या कहा जा रहा है, हायर द लॉन्गर द टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड हायर विल इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। कैसे, इसको यहां से समझते हैं भैया, यहां से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास बॉन्ड थ्योरम नंबर 3, T3 लिख देना तो थ्योरम नंबर 3 समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉन्ड है, बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, दोनों की जो प्राइस है वो 100 रुपए की है, दोनों की जो प्राइस है वो 100 रुपए है, और दोनों पर जो इंटरेस्ट है वो 10% मिल रहा है, दोनों पर जो ब्याज है भैया वो मान लेते हैं कितना मिल रहा है,
जो इंटरेस्ट है वो 10% इस पर भी मिल रहा है, 10% इस पर भी मिल रहा है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी जो है वो 5 ईयर की है और इसकी जो मैच्योरिटी है भैया वो 10 ईयर की है। तो क्या कहा जा रहा है कि जिसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी, लॉन्गर द टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड हायर विल इट्स प्राइस सेंसिटिविटी। जिसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी उसमें प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, उसकी प्राइस में सेंसिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मान लेते हैं इसको 1 ईयर रख लेते हैं और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक समझ। जैसे मान लेते हैं 1 साल का मैंने बॉन्ड खरीदा जिसपे 10% का ब्याज मुझे मिल रहा है, तो हम 1 साल बड़ा छोटा समय होता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर, उसकी रेटिंग को देखकर ये हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं रेटिंग अभी अच्छी है, बैलेंस शीट अभी अच्छी है, 10% ब्याज तो हमें अगले 1 साल में ये दे ही देगा। क्लियर है? इसलिए इसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? और अगले 1 साल में बैंक भी बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि अभी बैंक ने ब्याज फ्लक्चुएट किया फिर वो बार बार फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अगले 10 साल तक के लंबे टेन्योर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज इतना वो पे कर रही है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ आज अच्छी है, तो अगले 10 साल तक उसकी सेम फाइनेंशियल हेल्थ रहेगी और मुझे वो ब्याज दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। और बैंकों का ब्याज भी इसमें कई बार चेंज होगा क्योंकि लंबा टेन्योर है, इसलिए लॉन्गर मेच्योरिटी वाले जो बॉन्ड होते हैं उनमें प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। चौथा थ्योरम हमसे क्या कह रहा है? बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन। अगर अब यहां पर देखिए, अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पर क्या है, दो बॉन्ड हैं जिनकी मेच्योरिटी सेम है। जैसे एक है आपका बॉन्ड ए और एक है आपका बॉन्ड बी, जिनमें मेच्योरिटी सेम है, ये भी 5 साल का है और ये भी क्या है, 5 साल का है, लेकिन इनमें कूपन रेट अलग अलग है। लेकिन इनमें क्या है भैया, कूपन रेट अलग अलग है। क्या है इनमें? कूपन रेट क्या है बाबू? कूपन रेट अलग अलग है। बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन, लेकिन कूपन रेट अलग अलग है। इसका मतलब यहां पर इनकी मेच्योरिटी सेम है, इस पर 10% का कूपन रेट मुझे मिल रहा है, इस पर 15% का मुझे कूपन रेट मिल रहा है। तो क्या कह रहा है? द बॉन्ड विद द क्या है, बिटवीन टू बॉन्ड्स द सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन, अलग अलग कूपन रेट है लेकिन मेच्योरिटी पीरियड सेम है। द बॉन्ड विद द लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस मोर प्राइस सेंसिटिविटी देन द वन विद हायर कूपन। तो जिसका लोअर कूपन होगा यानी जिस पर ब्याज कम होगा उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जिस पर ब्याज ज्यादा होगा उसमें सेंसिटिविटी कम होगी। क्यों ऐसा होगा? जैसे मान लेते हैं कि बॉन्ड आपको 10% का ब्याज दे रहा है और बैंक 8% के आसपास आपको ब्याज दे रहा है एफडी पर, है ना? तो अब 8% और 10% में क्या है? बहुत कम अंतर है, यानी इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है बैंक अपना ब्याज 10% कर सकता है, लेकिन 8% और 15%, 16% में बहुत लंबा गैप है। बैंक अगर बढ़ाएगा भी तो 15% नहीं करेगा। यानी ये बॉन्ड आपको, अगर ये सेम 5 साल का बॉन्ड है लेकिन इस पर आपको 15% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बैंकों का जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा उसका इंपैक्ट इस पे कम पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है उससे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसमें प्राइस सेंसिटिविटी कम है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि बिल्कुल उसी के करीब है। अगर इसने थोड़ा भी कम ज्यादा किया तो इस पे आपको नुकसान हो सकता है, अब इस पे नुकसान होने लगेगा तो बॉन्ड की डिमांड कम होने लगेगी, प्राइस कम हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सेम मैच्योरिटी पीरियड में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसमें सेंसिटिविटी कम होती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। बिटवीन टू बॉन्ड्स द सेम मैच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन, अलग अलग कूपन है। द बॉन्ड विद द लोअर कूपन, लोअर कूपन जिसके पास है उसमें ज्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होगी, क्या है, दैट देन वन विद हायर कूपन, जिसमें हायर कूपन, जिसमें कूपन रेट ज्यादा है उसकी तुलना में। यह है बाबू आपकी बॉन्ड थ्योरम। चारों की चारों थ्योरम मैंने बताया, उसके पहले आपको बॉन्ड प्राइसिंग पर पूरी बातचीत बताएगी। उम्मीद है ये सारी बातचीत आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। इत्मीनान से देखिएगा, ये टॉपिक थोड़ा कठिन टॉपिक है, रुक के आराम से देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। आप लोगों के लिए एक डबल सेल ऑफर लॉन्च किया गया था जिसकी आज लास्ट डेट है। इस डबल सेल ऑफर में आपको हमारे सारे ही महापैक पर अप टू 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। इसके अलावा 60% डिस्काउंट के अलावा एडिशनल आपको 200 का और डिस्काउंट मिल रहा था। आज अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज ये समाप्त हो जाएगा। 200 का एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है डबल 200। ये आपको हमारे जेआईबी के तीनों ही तरीके के महापैक्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा फाउंडेशन बैच है या जेआईबी सीआईबी का जो कंबाइंड महापैक है, जिसमें जेआईबी के महापैक की सारी सुविधाएं, सीआईबी के महापैक की सारी सुविधाएं, ये आपको कंबाइंड महापैक में मिलता है। इसके विषय में मैं आपसे लगातार कई बार बात करता रहता हूं। इस पे भी आपको 60% तक का ऑफ। ये सारी फीस कल से बढ़ जाएगी। अभी ये
काफी कम है और आपको इस पर भी 200 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है डबल 200। ये हमारे सारे फाउंडेशन बैच पर भी आपको ऑफर चल रहा है और हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी आपको ये ऑफर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।